वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 145 नंबर क्लास, जिसमें प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन रोज शाम 9 बजे आपको प्राप्त होते हैं। जिससे इस क्लास का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है, 145 नंबर क्लास पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले जितनी भी आपको क्लासें देखनी है, हमारी स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से और निरंतर अध्ययन करें। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कल रीट का सिलेबस भी आ चुका है। रीट फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल, सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का। और ये 9 बजे वाली क्लास आपको पार लगाएगी, ये ध्यान रखना। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के महत्वपूर्ण क्लास। पहले क्वेश्चन से, बूंदी राज्य लोक परिषद के संस्थापक थे। बूंदी राज्य लोक परिषद के संस्थापक थे। तो बूंदी राज्य लोक परिषद के जो संस्थापक थे वो थे ऋषि दत्त मेहता। कौन थे? ऋषि दत्त मेहता बूंदी राज्य लोक परिषद के संस्थापक थे। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी। और बूंदी प्रजामंडल जो किसान आंदोलन था उसका नैनूराम शर्मा नेतृत्व करता थे। दूसरा प्रश्न देखिए, बनासियन बुल का संबंध है। बनासियन बुल का संबंध है। ये बनासियन बुल का मतलब क्या हुआ कि सीधा सा यह अंदाजा लग जाएगा कि बनासियन बुल का मतलब तो बनास नदी होगी। जाहिर सी बात है, बनास नदी के आसपास कोई बेल था, उसका अवशेष मिला है। यानी मिट्टी का वृषभ की आकृति का, वृषभ आकृति का एक पशु प्रकार का एक मिला है, उत्खनन में मिला है। तो जाहिर सी बात है बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी पर कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ में बनासियन पुल का अवशेष मिला है, यानी टेराकोटा मिट्टी से बनी वृषभ आकृति मिली है आहड़ से। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है, ये याद रखना। कई बार पेपर में बेड़च नदी नहीं आता है, आयड़ नदी आ जाता है। क्या आता है? आयड़ नदी भी नाम है आ जाता है, तो इसको याद रखना। और कई बार ये भी नहीं आता है। तो बनास जो आहड़ सभ्यता वो बनास के इर्द गिर्द ली थी, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। यहाँ पे भंडार मिले, अनाज के भंडार, जिन्हें गोरे व बड़े बड़े गोरे व कोट कहा जाता है। आहड़ सभ्यता दिनहीन की बस्ती थी। आहड़ सभ्यता का संबंध जो ग्रामीण क्षेत्र से भी था। ये सारी चीजें मिलती है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। यूनानी 2 हत्थों वाली सुरही व रोमन मदिरा पात्र कहाँ मिला है? यूनानी 2 हत्थों वाली सुरही और रोमन मदिरा पात्र कहाँ मिला है? तो ये मिला है भीनमाल में। कहाँ पे? भीनमाल कहाँ पे है? जालोर में। और जालोर में भीनमाल है। और इस सभ्यता की जो खोज करता थे वो आरसी अग्रवाल थे। लगभग छोटी मोटी खोज करता है ना, बहुत सारों की आरसी अग्रवाल ही। तो यूनानी 2 हत्थों वाली सुरही व रोमन मदिरा पात्र कहां से मिला है? भीनमाल जालोर से। वह अभिलेख जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से होने का उल्लेख है, साथ ही जिसमें वत्स ऋषि को आह्लाद कारक भी कहा गया है। वत्स ऋषि को आह्लाद कारक भी कहा गया है। वह अभिलेख जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों का से उल्लेख है, साथ ही जिसमें वत्स ऋषि जो थे, वत्स ऋषि को आह्लाद कारक भी कहा गया है। तो वो है सुंदा पर्वत। देखो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। लेकिन वहां उसने दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। लेकिन ये कह रहा है कि इन्हें वत्स ऋषि को आह्लाद कारक भी कहा गया, सुंदा पर्वत। और ये सुंदा पर्वत कहां पे है? तो सुंदा पर्वत जालोर के अंदर है। और इसमें यह अभिलेख चाचिंग देव का अभिलेख है। किसका? चाचिंग देव। एक चाचिंग देव शासक आया था जालोर का, उससे संबंधित है। वही चाचिंग देव जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मर्टेल से की थी? चार्ल्स मर्टेल से की थी, ये याद रखना। किस इतिहासकार ने बप्पा रावल, जिसका मूल नाम काल भोज था, की तुलना चार्ल्स मर्टेल से की थी?
अब ये चार्ल्स मर्टेल कौन है, तो याद रखना फ्रांसीसी सेनापति था। ये कौन था, फ्रांसीसी सेनापति था जिसने सर्वप्रथम मुस्लिम सेना को हराया था, सर्वप्रथम मुस्लिम सेना को हराया था, वो चार्ल्स मर्टेल है। इसकी तुलना सीवी वेद्य ने, ठीक है, सीवी वेद्य पूरा नाम है सीवी वेद्य का, चिंतामणि विनायक वेद्य, इसने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल की जो समाधि है वो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है। इसी बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में करवाया था और सोने के सिक्के भी मेवाड़ में चलाए थे। और 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी जीता था। बप्पा रावल कालपूज। अभिनव भारत समिति का संबंध था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुना होगा आपने नाम अभिनव भारत समिति सुनी होगी। अभिनव भारत समिति जो पहले मित्र मेला के नाम से स्थापित हुई थी 1904 में, ठीक है, 1904 में मित्र मेला नाम से बनी थी। उसके बाद में इसका नाम हो गया अभिनव भारत समिति। और ये अभिनव भारत समिति के जो सदस्य होते थे ये अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है ना, जिसको हम विष्णु ध्वज कहते हैं, उसके नीचे शपथ लेते थे। जो भी सदस्य बनते थे उसके नीचे क्या लेते थे, शपथ लेते थे। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, अभिनव भारत समिति के सदस्य किस राजस्थान में किस इमारत के नीचे या स्तंभ के नीचे शपथ लेते थे, विजय स्तंभ। तो ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था जब उसने सारंगपुर का युद्ध जीता था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट से 1437 में। खुशी में उसने विजय स्तंभ 9 मंजिला बनवाया था, 9 मंजिला, जिसके मुख्य शिल्पीकार चेता है। इसके अलावा इसके पोमा नापा नाथा थे। भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। जेके व्हाइट स्मिथ का प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। हवा महल का निर्माण जयपुर में प्रताप सिंह ने कराया था। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है और रणथंभौर सवाई माधोपुर। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के प्रथम भाग के लेखक कौन थे? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के प्रथम भाग के लेखक कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार आता है। एकलिंग महात्म्य पूरा ग्रंथ जो लिखा था ना, पूरा भाग लिखा था, वो तो लिखा था कान्य व्यास ने। पेपर में आ जाए सीधा आ जाए, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? कान्य व्यास। कई बार पेपर में कान्य व्यास ऑप्शन ही नहीं देता, वो सीधा देता है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा कुंभा। क्योंकि एक भाग का निर्माण, एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग का निर्माता राणा कुंभा था, इसलिए कई बार कंफ्यूजिंग होती है। एकलिंग महात्म्य कान्य व्यास ने लिखा था पूरा, पहला भाग कुंभा ने लिखा था, बाकी जितने भी भाग थे वो कान्य व्यास ने लिखे थे। इसलिए कई बार पेपर में कान्य व्यास ऑप्शन में नहीं आता तो कुंभा उत्तर हो जाता है। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। हंसिनी बुगुलों के साथ नहीं रह सकती, हंसिनी बुगुलों के साथ नहीं रह सकती। मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, वह मुझसे विवाह करें। यह कथन किसके लिए था? देखो, हंसिनी है वो बुगलों के साथ नहीं रह सकती, यानी किसने कहा था? आपने नाम सुना होगा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। चारुमती ने कहा कि मैं एक हिंदू हूं, मैं मुस्लिम धर्म के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब मुस्लिम धर्म का है, मुझसे शादी नहीं कर सकती। और उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ के एक राजा को पत्र भेजा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो औरंगजेब मेरे से शादी कर लेगा और मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। वो राज सिंह था। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया था। ये बहुत खास प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चारुमती किसकी पुत्री थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। औरंगजेब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राज सिंह को उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए पत्र लिखा था और राज सिंह ने वो कर्तव्य निभाया और उससे शादी की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज सिंह। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए, खेजड़ली मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो खेजड़ली बलिदान जो दिया था, आपको पता है अमृता देवी 363 व्यक्तियों के साथ 1730 का खेजड़ली बलिदान। शत शत नमन है उन वीर पुरुषों, उन शहीदों को जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। और हर माह भाद्रपद महीने में विश्व का एकमात्र खेजड़ली बलिदान वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और हमारे राजस्थान में अमृता देवी के नाम पर सबसे बड़ा पर्यावरण रक्षक के लिए वृक्षों की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को 50,000 और संस्था को 1 लाख। देवबोध और धर्मबोध किसके दरबारी कवि थे? अब रीट के विद्यार्थी कान खोल के सुनना, रीट चाहे फर्स्ट लेवल है चाहे सेकंड लेवल है, तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। ये 9 बजे वाली क्लास आपको लेनी है। अगर आपको रीट सेकंड पेपर क्लियर करना है, थर्ड रीट का अगर थर्ड ग्रेड जो आपका मुख्य पेपर होगा उसमें वेटेज फर्स्ट लेवल में तो आपके 45% तो सीधे ही है, बाकी दूसरे भी और 45 है।
सेकंड लेवल में भी आपके 35 प्रश्न है, ये प्रश्न यहीं से आपके क्लियर होंगे। अगर जब तक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से पहले पेपर नहीं होगा, अगर ये क्लास आप देखते रहे ना मेरी ये क्लास, तो राजस्थान जीके के 45 प्रश्न सही करोगे, फर्स्ट लेवल वाले, और सेकंड वाले 35 के 35, ये श्योर है। लेकिन कंटिन्यूस देखनी पड़ेगी, क्लियर देखना पड़ेगा पूरे प्रश्न। तो देवबोध और धर्मबोध किसके दरबारी कवि थे? अर्णोराज के। ये अर्णोराज वही है जिसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 में। 1137 में अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। उसके दरबार में प्रखंड देवबोध और धर्मबोध नामक दो दरबारी विद्वान थे। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी, इसलिए चौहानों का पितृहंता कहते हैं इसको। पासेब मगरबी अरादा का संबंध किस दुर्ग से है? पासेब मगरबी अरादा का संबंध किस दुर्ग से है? तो पासेब और ये रणथंभौर दुर्ग से है। ये पत्थर बरसाने वाले थे। ये क्या थे? पत्थर बरसाने वाले। याद रखना कौन से दुर्ग में? रणथंभौर में। वैसे इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अरादा था ना, अरादा पत्थर की वर्षा करने वाला यंत्र था, और जो मगरबी था ना, ये ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र था। तो अलग अलग ये यंत्रों के नाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में अजमेर मेरवाड़ा के सदस्य को देखो। जैसे संविधान का निर्माण हो रहा था ना, तो संविधान निर्माण हो रहा था, तो राजस्थान से 12 सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों से 12 सदस्य चुने गए थे। वो 12 सदस्य याद रखने, राजस्थान की पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पूछ रहा है अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। वैसे और देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर से आए थे, तीन आए थे। कौन कौन से? वी कृष्णाचारी, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह, 3 आए थे। इसके अलावा कोटा से दलेल सिंह आए थे। मैं आपको बता रहा हूं 12। वैसे टफ पेपर नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखना। कोटा से दलेल सिंह सदस्य थे। इसके अलावा शाहपुरा से गोकुलाल असावा थे, शाहपुरा से। इसके अलावा अलवर से रामचंद्र उपाध्याय थे, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। मारवाड़ से जयनारायण व्यास थे, मारवाड़ से जयनारायण व्यास। भरतपुर से राज बहादुर और बीकानेर से जसवंत सिंह। बीकानेर से कौन से? जसवंत सिंह। और उदयपुर से 2 थे, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। ये टोटल 12 थे। संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे। 12 के 12 मैंने नाम बता दिए, कई जगह 15 भी आते हैं, लेकिन ये 12 है, ध्यान रखना। अगला, किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए सहमति बनाई थी? किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए सहमति बताई थी? देखो, भारत का एकीकरण जब शुरू हुआ था ना, बहुत सारी रियासतें इधर मिलना चाहती थी, कोई पाकिस्तान के साथ, कोई स्वतंत्र होने के साथ, कोई ऐसे वैसे। तो राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया 1948 से 1956। लेकिन सबसे पहले जो सहमति जताई वो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के शासक है शार्दुल सिंह ने। और कब? तारीख फिक्स याद रखना, 7 अगस्त 1947 को इसने कहा, इसने एकीकरण, इसने साइन कर दिए, बोले मैं भारत में शामिल हूंगा। आपसे पूछे राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो अंतिम समय में मिली थी? वो धौलपुर थी। कौन सी थी? धौलपुर थी। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। वो मिले थे 14 अगस्त 1947 को। तारीख फिक्स है ये, 14 अगस्त 1947 को अंतिम धौलपुर के उदयभान सिंह, सबसे पहले शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को। तो खास महत्व के प्रश्न है ये क्वेश्चन। देखो, छोटे सा छोटा एग्जाम बीएसटीसी, बड़ा सा बड़ा आरएस लेवल, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, वहां प्रश्न आपको काम देंगे। बस निरंतर पढ़ना पड़ेगा आपको। सूर्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक कर्णिदान किस शासक के दरबारी कवि थे? सूर्य प्रकाश ग्रंथ है, उसके लेखक कर्णिदान है। वो किस शासक के दरबारी कवि थे? अभय सिंह। ये वही अभय सिंह है मारवाड़ का शासक जिसके समय 1730 खेजड़ली बलिदान हुआ था। याद है ना आपको? सज्जन सिंह का दरबारी कवि था श्यामल दास, जिसने वीर विरोध ग्रंथ लिखा था। राम सिंह बुंदी का शासक था, उसका दरबारी कविता सूर्यमल मिश्र, जिसने वंश भास्कर वीर सत्सई लिखी थी। और जसवंत सिंह का दरबारी कविता मोहनोत नैणसी, जिसने नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनरी विगत लिखी थी। और जसवंत सिंह प्रथम ने खुद भाषा भूषण ग्रंथ लिखा था। अब इतनी बातें, अब 50% होते हैं, मेरा टारगेट होता है 30 मिनट लेना, पर ज्यादा अब मैं ऐसे बताता रहूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हर रोज कंटिन्यूस बताता रहूंगा। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह भारत है। ये भारत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने सारे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, ये कथन है। और हम बार बार पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में कि क्रांतिकारी परिवार में अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो भारत परिवार का है। तो ये किसने कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह भारत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने सारे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन था रास बिहारी बोस का। किसका? रास बिहारी बोस का था। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छे तरीके से याद रखना।
जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो वही रास बिहारी बोस। मांगणियार व लंगा कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? मांगणियार जाति है जैसलमेर मारवाड़ क्षेत्र में, लंगा ये कलाकार हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है कोमल कोठारी को। नाम सुना होगा आपने, कोमल कोठारी, विजय दान देता, देवीलाल सांबर, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान की इन कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का। और कोमल कोठारी के नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है। अभी आपको पता है विजय वर्मा और प्रकाश खांडके को दिया गया था। देवीलाल सांबर जिन्होंने 1952 में उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की थी। विजय दानदेथा और कोमल कोठारी ने मिलकर जो बोरुंदा जोधपुर के अंदर संस्थान है उसकी स्थापना की थी। बप्पा रावल का सोने का सिक्का किसकी रचना है? ये बप्पा रावल देखो, इसने मेवाड़ में सोने का सिक्का चलाने वाले पहले शासक थे बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज कहते हैं। इनकी एक रचना है बप्पा रावल का सोने का सिक्का, किसकी रचना है? तो ये GH ओझा की है। GH ओझा, ये GH ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने सिरोही का इतिहास लिखा था, सिरोही के थे, उनकी रचना है ये बप्पा रावल का सोने का सिक्का। अखंड भारत दैनिक समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन हुआ था। अखंड भारत दैनिक समाचार पत्र व का संपादन व प्रकाशन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंबई से। ये अखंड भारत है किसका? ये अखंड भारत 1938 में जयनारायण व्यास के द्वारा बंबई से प्रकाशित हुआ था। तो जयनारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत। इसके अलावा आगी बाण 1932 में जयनारायण व्यास ने ब्यावर अजमेर से प्रकाशित करवाया था। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना, क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे आते हैं। रिपीप, पोपाबाई, पोलर, ये सारी जयनारायण व्यास की है। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो भेष बदलकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे, नाम सुना होगा, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। भेष बदल दिया और अमरदास बैरागी के नाम से घूमे थे। तो राजस्थान के वे क्रांतिकारी, इनका नाम है जोरावर सिंह बारठ जी, बिल्कुल केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे जोरावर सिंह बारठ। अंत तक नहीं पकड़े गए, जैसे चंद्रशेखर नहीं पकड़ा गया था, उसी प्रकार से राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं अमरदास बैरागी के नाम से। अजमेर डोगरा कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? अजमेर डोगरा कांड में मुख्य आरोपी कौन थे? तो अजमेर डोगरा कांड में मुख्य आरोपी ज्वाला प्रसाद थे। कौन है? ज्वाला प्रसाद शर्मा। ब्यावर में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? ब्यावर के अंदर जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसके थे दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी। ये कई क्वेश्चन सीधे हैं, इनको याद रखना। दूसरा जापानी निवेश जोन कहां स्थापित किया गया है? आपने सुना होगा राजस्थान में कई पार्क बन रहे हैं, जापानी पार्क, कोरिया पार्क है, फिनटेक पार्क है, पुष्प पार्क है, ये पार्क है, सोलर पार्क है। तो राजस्थान का पहला जापानी पार्क है निमराना अलवर में और दूसरा बन रहा है गिलोट अलवर में। अभी 21 सितंबर 2021 का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा प्रश्न आए थे कि राजस्थान में कहां कहां जापानी पार्क बन रहे हैं। निमराना अलवर में बन गया, गिलोट अलवर में बन रहा है, और गिलोट अलवर में याद रखना दक्षिणी कोरियाई पार्क भी बन रहा है। और इसके अलावा आपको याद रखना पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर में बन रहा है। फिनटेक पार्क बनेगा जयपुर के अंदर, सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में और नोक जैसलमेर। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहां स्थित है? उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहां पे स्थित है? कपासन। और कपासन कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। गड्डेपान, एक नाम सुना होगा आपने, गड्डेपान। गड्डेपान में क्या है? गड्डेपान कोटा के अंदर चंबल फर्टिलाइजर्स जो कारखाना है। स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने हैं, कोई भी एग्जाम दे लो आपको मिलेंगे। स्पिनफेड, SPINED, स्पिनफेड यानी राजस्थान राज्य सहकारी शिपनिंग व जिनिंग मिल्स लिमिटेड है। ये सहकारी संस्था लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1 अप्रैल 1993 को। सीधा ही पेपर में आ जाएगा स्पिनफेड की स्थापना की, क्योंकि राजस्थान में जो कताई मिल है, गुलाबपुरा, ये गंगापुर है और श्री गंगानगर, इनको मिला के और सबको मिला के स्पिनफेड की स्थापना कर दी 1993 में। निम्न में से असंगत बताना है। ये सन सारे याद रखते रहना, मैं सारे बता दूंगा। और ये समझ लेना कि आज तक के जितने भी एग्जाम में आए हैं ना क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सबका मैं मिश्रण लेके आता हूँ, एक ही नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974, ये तो स्पेशल RBSC की बुक में लिख रखा है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1960 में, ये गलत है क्योंकि असंगत बताने, ये 1964 में इसकी स्थापना।
तो राजस्थान भूमि विकास 75, कृषि विपणन बोर्ड 74, आवासन मंडल 70, रिको 1980, राजसिको 1961, स्पिनफेड 1993, अक्षय ऊर्जा निगम 2002। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? नाथ द्वारा, जिसका प्राचीन नाम सिहाड़ था, कहां पे? राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। इस मूर्ति को स्थापित किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8, NH 8, जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम NH है, जो अलवर से निकलकर, अलवर से चलकर भरतपुर, जयपुर, अजमेर, इधर उदयपुर और डूंगरपुर होता होता इधर निकलता है। नया नाम इसका 58 है। देखो 58 भी नाम है इसका, 48 भी नाम है, दो नाम है, एक साइड 48 है, एक साइड 58 है। चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां स्थित है? चेतक परियोजना, ये चेतक परियोजना वही है यार, तेरा चेतक पे चाल है, ठीक है, गणा है ना, वो चेतक याद रखना। चेतक परियोजना का जो मुख्यालय है वो बिछवाल बीकानेर में है। बड़ा ही खास बीकानेर है ये, बिछवाल है बीकानेर केंद्र है ये परियोजना। अब ये चेतक परियोजना का संबंध पूछ ले तो ये परियोजना सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन जिसको BRO कहते हैं, उसकी परियोजना है। और ये राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के लिए स्पेशल। तो बिछवाल बीकानेर के अंदर है चेतक परियोजना का मुख्यालय। ये चेतक गोगुंदा मत कर देना, भी चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक कर दो गोगुंदा, वो नहीं, बिछवाल बीकानेर। निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? निम्न में से कौन सा नगर ये इधर पूर्व और पश्चिम से जुड़ा नहीं है? कौन सा जुड़ा नहीं है? ये पश्चिम आ गया, ये पूर्व आ गया। और आपने नाम सुना होगा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है पूरा का पूरा, पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक। कहां तक है? सिलचर असम तक है। इसमें देखो बहुत सारी आ जाते हैं राजस्थान के। तो ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में ऐसे बना दिया, यहां से पोरबंदर और लास्ट इसका किनारा सिलचर असम, यानी पूर्व को पश्चिम से जोड़ना है और उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है। तो एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा है, एक पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो ये आ गया। इसमें देखो गुजरात से जाएंगे तो राजस्थान भी आएगा, राजस्थान का सिरोही जिला आएगा, राजस्थान का उदयपुर आएगा, राजस्थान का भीलवाड़ा आएगा, राजस्थान का बूंदी आएगा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का कोटा आएगा, राजस्थान का बारां आएगा। ये इतने आएंगे। फिर ये मध्य प्रदेश में जाएगा, यूपी में जाएगा, बिहार में जाएगा, पश्चिम बंगाल में जाएगा टोटल। और इस राजस्थान में ये NH 27 है। कौन सा? 27। अब ये कह रहा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से राजस्थान का कोटा भी शामिल है, उदयपुर भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, जयपुर शामिल है। ऐसे प्रश्न ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में? जल्दी से बता दो भी, आधा राजस्थान में, आधा मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। कौन सा? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का जो दक्षिण भाग है वो तो है झालावाड़ में, दक्षिण भाग तो कहां है? झालावाड़ में, और उत्तरी भाग है मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। तो भवानी मंडी कहां पे है? झालावाड़ में। वैसे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। शानदार प्रश्न है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है? अब ये प्रश्न देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है? तो कौन सा है? नंबर 3 का नया नाम आपको पता हो गया, 44 हो गया, ठीक है, 44 हो गया। ये गलियारा जोड़ता है उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखो ऐसे नहीं है, ये उल्टा सीधा ऐसे 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 है, कोई सीधा नहीं है। तो यहां से श्रीनगर और कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर को दक्षिण से मिलाना है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। इसमें अपना इतना हिस्सा आता है धौलपुर, धौलपुर आता है, NH 3 था पहले, अब इसका नाम 44 हो गया। और भारत का सबसे लंबा NH कौन सा हो गया? 44 हो गया। इसमें देखो श्रीनगर से लेकर हिमाचल आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान का धौलपुर आ गया। बहुत सारे MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सारे ही आ गए। ये उत्तर से दक्षिण को मिलाना है। तो अपना क्या आ गया? धौलपुर। कितना जबरदस्त प्रश्न। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बता दो। ये बड़ी शानदार है, हर बजट में क्वेश्चन इनमें क्लियर होते हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2 दिन आपको क्लास नहीं दी थी, लेकिन 2 दिन में आपको बहुत कुछ दिया था। क्या दिया था देखो, अभी बताता हूं। आ गया पिछले 3 महीने का कल 9 बजे दे दिया, और पिछले मार्च महीने का पूरा ये 9 बजे 8 बजे क्लास में दी थी। पिछले 2 दिन आपको क्लास नहीं देने का वजह ये क्लासें आपको उपलब्ध करवाई थी। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। शुरुआत 1986-87 में हुई थी,
भरतपुर और अलवर जिले शामिल है, बिल्कुल सही है। 100% राज्य परिवर्तित है, राज्य का वित्त लगता है, तो उपयुक्त सभी याद रखना, ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलेंगे। कंदरा सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कंदरा सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में। देखो, मेवात कार्यक्रम 1986-87 में, कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में। तो ये कंदरा सुधार कार्यक्रम क्या है? जो चंबल नदी के अंदर जो कंदराएं और भीड़ फैलाव को रोकने और भीड़ क्षेत्रों के विकास के लिए, और 100% इसमें जो वित्त है ना वो केंद्र सरकार का है, ये याद रखना। किसका है? केंद्र सरकार का। 1986-87 में मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम, 1993-94 में माडा क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें 60-40 का हिस्सा है केंद्र राज्य का। इसके अलावा 1994-95 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम विकास योजना शुरू की गई थी। एक बार बंद कर दी गई थी, 1994-95 में शुरू की, एक बार बंद कर दी, फिर ये 2004-05 में 2005-06 में दोबारा शुरू की थी, और ये 100% राज्य परिवर्तित है। 8 जिले डांग क्षेत्र में शामिल है, तो ये आपको पूरा याद रखना। एक प्रश्न और करवा देता हूं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? 2005-06 में। कब हुआ? 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम समाप्त हुआ। मगरा क्षेत्र में एक तो अजमेर आता है आपका, एक भीलवाड़ा आता है, एक चित्तौड़ आता है, एक आपका पाली आता है, एक राजसमंद आता है। 100% राज्य वित्त पोषित से काम किया जाता है। 2007-08 की बात करें तो राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, ये भी याद रखना। 2003-04 की बात करें तो मरु गोचर योजना शुरू की गई थी, और 2017-18 की बात करें तो स्मार्ट विलेज योजना शुरू की गई थी। पालनहार योजना कब प्रारंभ? क्योंकि इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगा लेना, क्योंकि बजट में इस पालनहार योजना के लिए अभी राशि प्रस्तावित और हुई है। तो पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से शुरू हुई थी। एक दिन मैंने 2013 बता दिया, शायद वो मिस्टेक हो गई थी। 8 फरवरी 2005 से शुरू हुई थी। इसमें क्या है? अनाथ किसी भी वर्ग के बच्चे हो उनका पालनहार योजना के तहत उन्हें राशि दी जाती है। पहले 500 रुपए दी जाती थी 0 से 6 वर्ग के बच्चों को, और 1000 रुपए दी जाती थी 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। अब सरकार ने 500 की जगह 1500 कर दिया, 1000 की जगह 2500 प्रति माह कर दी। इसलिए प्रश्न आ सकता है पालनहार योजना कब प्रारंभ हुई? 8 फरवरी 2005। एक जगह मैंने शायद 2013 बता दिया, वो मिस्टेक से हो गया था। वो योजना शायद है वो आपकी पशुपालक जो सब्सिडी है दुग्ध उत्पादक, वो 13 वाली है। यहाँ पे वो कहीं बता दिया, ध्यान रखना, मेरे ध्यान में है। जनगणना 2011 के बारे में संबंध में निम्न असंगत बताइए। तो जनगणना 2011 की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू की, तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? अपने कोटा की है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू की है, ये सही है। और न्यूनतम शहरी साक्षरता जालोर की, ये भी सही है। तो असंगत ये है। अलवर के पर्यटक स्थलों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देखो, मैं जिले भी आपको, जो जिला दर्शन होते हैं ना, वो भी क्वेश्चन लेके आए। देखो, ये अलवर का जिला दर्शन का प्रश्न आ गया। अलवर के पर्यटक स्थलों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए कौन सा असंगत है। विजय मंदिर पैलेस है, वो जय सिंह ने बनवाया था, सही है। पुरजन बिहार है, उसका शिवदान सिंह ने बनाया था। सिलीसेड महल है जो, वो विनय सिंह ने बनाया था, ये भी सही है। सरिस का पैलेस है ना, वो विजय सिंह ने नहीं बनाया था, बल्कि जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो असंगत। नागर सागर कुंड किस जिले में? सिंपल सा प्रश्न है, सारे जानते हो। नागर सागर कुंड बूंदी केंद्र है। इसका निर्माण राव राजा राम सिंह के द्वारा कराया था। किसने? राम सिंह ने करवाया। राम सिंह की पत्नी थी वैसे चंद्रभान कंवर ने 1885 में करवाया था। और कल परसों शायद एक क्वेश्चन आ गया था, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने विज्ञान दिवस क्या, कांग्रेस की स्थापना की बात आई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, और मैंने शायद कहीं एक जगह 1875 बता दिया था, वो 85 कर लेना, भी एक दो मानवीय भूल हो जाती है। जोधपुर स्थित किस उद्यान को विलिंगटन पार्क भी कहा जाता है? जोधपुर स्थित किस उद्यान को विलिंगटन पार्क भी कहा जाता है? विलिंगडन ये स्थान है इंग्लैंड के अंदर, जहां अभी भारत और ये स्थान है बड़ा, भारत और इंग्लैंड के बीच युद्धाभ्यास होना था, वो रद्द हो गया। तो किस पार्क को कहा जाता है? ये कहते हैं उमेद भवन को, उमेद उद्यान को कहते हैं। सिरोही के किस मंदिर को रसिया व बालम का मंदिर भी कहा जाता है? सिरोही के किस मंदिर को रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है? तो जो कुंवारी कन्या का मंदिर है, कौन सा? कुंवारी कन्या का मंदिर है, उसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, उदयपुर स्थित शिल्प ग्राम का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर है, इसका उद्घाटन किया गया था 1989 में। कब? 1989 के अंदर।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न अभी हाईकोर्ट दिल्ली से के अंदर आया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो निर्माण ग्यासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। बाकी इसकी चर्चा लगभग हो जाती है। 2022 में 810वां उर्स बनाया गया। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल 5 मंजिला है। स्वाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया 1799 में और इसके जो शिल्पकार है वो लालचंद है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण को समर्पित है। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, मुकुट के समान है। और इसकी पहली जो मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप मंदिर, जहां प्रताप सिंह अक्सर रहा करते। स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में कौन सी शामिल नहीं है? स्वाई जय सिंह जो 1700 में शासक बने थे, 1743 में मृत्यु होगी, जिन्हें स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। उन्होंने पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली में भी करवाया, मथुरा में भी करवाया, उज्जैन में भी करवाया, जयपुर में भी करवाया। कहां पे? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और आगरा, यहां करवाया, लेकिन भोपाल में नहीं करवाया। सहेलियों की बाड़ी कहां स्थित है? स्टार लगा लेना, इतनी बार प्रश्न पेपर में आता है। इसका इतना ही आता है, 2 ही प्रश्न आते हैं। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। राणा सांगा ने नहीं, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये पक्का प्रश्न आता है घूम फिरा के। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय ये अजमेर आए थे। चिश्ती सिलसिला शुरू किया था और कर्म भूमि बनाई थी, इसलिए अजमेर को मक्का कहा जाता है, राजस्थान का मक्का मदीना के। तो 4 गांव अनुदान में दे दिए थे। देखो, तो वो दिए थे जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी। जब 1534 की बात होती है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका जिसमें गुजरात के बहादुर शाह आक्रमण करते हैं और जौहर किया जाता है कर्मावती के द्वारा, किस में जानकारी मिलती है? पूर्व ताम्रपत्र है कोई, उससे जानकारी मिलती है। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? बड़ा शानदार, बड़ा ही गजब प्रश्न है। विजय कटकातुर हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त थी, वो था मेवाड़ का राजा राज सिंह, जो 1652 में गद्दी पर बैठा और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। इस समय औरंगजेब का, इसने उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र शासक था। जब औरंगजेब ने 1679 में कर लगाया, जजिया कर, तो इसने देने से मना कर दिया। इसने चारुमती से विवाह किया था औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। बहुत सारे काम किए इसने। राज सिंह, जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सातुड़ी तीज का पर्व कब बनाया जाता है? इससे प्रश्न तो आपको पता ही है। आज आपको पता है चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। सारे दिवस ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो याद रहेंगे। आज सुधी चैत्र शुक्ल एकम की स्टार्ट हो चुकी है। वैसे चैत्र महीना तो 15 दिन हो गए, लेकिन हम शुक्ल पक्ष में नव वर्ष की शुरुआत करते हैं और यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो सातुड़ी तीज का पहले नाम एक और है, ध्यान रखना, इसको ही कहते हैं कजली तीज और इसी को कहते हैं बड़ी तीज। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भाद्रपद कृष्ण तीज की। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को बनाई जाती है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जो ये तीज आएगी ये कृष्ण पक्ष में आएगी। ग्रासियों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म संगत? ग्रासियों से संबंधित निम्न में से कौन असंगत है? भी यहाँ ये संगत असंगत की बड़ी समस्या रहती है। असंगत है, ठीक है, असंगत। तो ग्रासियों के घर को घेर कहते हैं। वीडियो प्री में क्वेश्चन आया अभी यहाँ से। घर, गांव की सबसे इकाई, सबसे छोटी इकाई फालिया, बिल्कुल सही है। प्रिय वाद्य यंत्र इनका बांसुरी है, नगाड़ा है, अलगोजा है, बिल्कुल सही है। पंचायत का मुखिया देवला, ये गलत है, क्योंकि पंचायत का मुखिया सैलोत या पालवी होगा। सैलोत या इसको कहते हैं पालवी। ये हो गया ग्रासिया। ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही। आज का अंतिम प्रश्न, वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? वधु पक्ष के द्वारा बारात की जो अगवानी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सामेलो। क्या कहा जाता है? सामेलो कहा जाता है। और ये पुरनाई क्या होता है? मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपने की क्रिया पुरनाई होता है। जेवड़ो क्या होता है? तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म होती है। और बिखेर क्या होता है? वृद्ध को शमशान, मृत व्यक्ति का जो वृद्ध मृत व्यक्ति होता है, शमशान ले जाते समय अर्थी पर जो पैसे फेंक दिए थे बखेर कहते हैं। तो ये
शामिल हो। ये 50% आज की आपकी क्लास की हो गई। अच्छा, 1% और आ गया, शायद डबल आ गए, 2-3% और आगे, चलो पढ़ लेते हैं साथ में। गढ़ावन व वल्लावन किससे संबंधित है? गढ़ावन व वल्लावन किससे संबंधित है? गवरी लोक नाट्य से संबंधित है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो ये हमेशा रामदेव जी की 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो कामदारी लिपि है वो राजस्थानी भाषा से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, वीर विनोद गलत, जग्गा खड़िया ने लिखा था, ये तो गलत हो गया। वीर विनोद तो श्यामल दास ने लिखा था, असंगत हो गया। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण सही है। विशल देव रासो नरपति नाला सही है। कुमार रासो दलपत विजय ये भी सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। रोज 9 बजे आपको क्लास मिलती है। शाम को वीडियो मेंस, चाहे राजस्थान पुलिस कोई भी विद्यार्थी है, उसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मैं खुद उसकी हस्तलिखित नोट्स बना रहा हूँ, उसकी पीडीएफ की मैं वीडियो को दे रहा हूँ, वो देखना 7:30 पर शाम को आती है। और सुबह करंट की क्लास तो आती है, देखनी देखनी। हमारी जो भी क्लास आए निरंतर अध्ययन करना, राजस्थान जीके और करंट आपका बाहर नहीं जाएगा, ये शोर है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना तहे दिल से। और गुड नाइट सभी को। जय हिंद, जय भारत।